नाज़रीन, प्रोग्राम के आने में आपका मेज़बान इफ्तिखारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद है BBH हॉस्पिटल में, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं MS डॉक्टर ताहिर रिजवी साहब। डॉक्टर ताहिर रिजवी साहब इस टाइम रावलपिंडी के सबसे बड़े हॉस्पिटल के MS हैं और बहुत बड़ा इलाका जो है उस इलाके के अवाम की खिदमत भी कर रहे हैं और सेहत की सहूलियात भी दे रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग विज़िट करते हैं, आते हैं, अपना इलाज मुआवजा कराते हैं और वापस चले जाते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये मामला सारे कैसे चला रहे हैं और अवामी खिदमत किस तरीके से कर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे तैनात हैं? मैं सितंबर 2022 में यहाँ पे आया था, तकरीबन 1 साल होने वाला है मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह हॉस्पिटल में आप MS की सीट पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी ये एक जिम्मेदारी वाली सीट है और यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कुछ मामलात बने रहते हैं मरीज़ों की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग सबसे मुश्किल काम है। तो किस तरीके से इन सारे मामलात को आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा डाटा आपको दे दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक इमरजेंसी है, एक इंडोर डिपार्टमेंट है, एक OPD है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमारे पास रोज़ाना कम से कम 1500 पेशेंट आता है, 1500 पेशेंट। अब हर पेशेंट के साथ जो इमरजेंसी में आता है, आप 3 या 4 लोग उसके साथ होते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि 24 घंटे में इमरजेंसी में तकरीबन 4500 से लेके 5000 तक लोग आते हैं। अब उनको मैनेज करना, हमारे पास 114 बेड्स हैं इमरजेंसी में और पीड्स के, आर्थो के, सर्जरी के, मेडिसिन के, कार्डियक के। तो HR कम होने के बावजूद, वो अगर आप सवाल पूछेंगे मैं आपको HR का भी बताऊंगा। तो हमारी तो अपनी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ पे पेशेंट को सेटिस्फेक्शन दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने जो हमें एक लिस्ट दी हुई है मेडिसिन की, वो 127 मेडिसिन की लिस्ट है। तो वो 100% अवेलेबल है। इमरजेंसी में बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट होता है, किसी किस्म का कोई उनसे चार्ज नहीं किया जाता, इवन पर्ची भी फ्री है। अब आप आ जाएं OPD की तरफ। OPD में हमारे पास हर रोज़ एवरेज 3000 पेशेंट आता है। 3000 पेशेंट आता है तो साथ उसके भी 1-2 लोग लाजमी आते हैं। तो और फिर जो आपके एडमिशन है, एडमिशन में हमारे पास 968 बेड्स हैं, तकरीबन 1000 समझ लें। तो 1000 पेशेंट है, 1000 पेशेंट को विज़िट करने के लिए, तीमारदारी के लिए पेशेंट तो है ही है, तो 2, 4, 5, 6 लोग हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद होता है। एवरेज इस हॉस्पिटल में आप ये देखें कि रोज़ाना के 15,000 लोग जो हैं कम से कम वो इस हॉस्पिटल को रूट करते हैं और कम से कम 1200 से 1400 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे 24 घंटे से यहाँ पे मूव करती हैं। रश बहुत ज़्यादा है। हम मेन मरी रोड पे लोकेटेड हैं। कोई भी ट्रामा होता है, कोई भी वाक़या होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, वो आपको पता है मरी रोड पे होता है और हमें उस वक्त हाई अलर्ट रहना पड़ता है हर वक्त और हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। CM साहब ने 2 दफ़ा विज़िट किया, कमिश्नर साहब विज़िट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब विज़िट करते हैं, आपके जो बाकी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं वो विज़िट करते हैं। देखिए, 100% मुतमईन कोई भी नहीं होता, ये एक हमारी ह्यूमन नेचर है। लेकिन इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिक स्टाफ उनकी खिदमत कर रहा होता है, उनको सर्विस दे रहा होता है। ये नहीं होता कि कोई फ्री बैठा हो, पेशेंट तड़प रहा हो या कोई खुदा न खासा कोई ऐसी हो। तो अपनी तरफ से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, अपने लिमिटेड HR के बावजूद भी हम मतलब ये कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें वो करें। ये हमारी कोशिश होती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर 100 पेशेंट आप एवरेज लें
दें तो शायद एक आदमी मुश्किल से हो जिसकी कोई जेन्युइन कंप्लेंट हो। वैसे तो करते हैं लोग, कहते रहते हैं जी नेचर भी है, मुतमईन नहीं होते, लेकिन एक आध शायद कोई मतलब हो आपको जिसका कोई जेन्युइन हो इशू, और उसको भी फौरी तौर पे मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज में जैसे ही आता है तो उसको फौरी तौर पे हम मैनेज करते हैं, उसको कोशिश हमारी यही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 2400 के राउंड अबाउट गाड़ियाँ पर डे विजिट करती है जो हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द मूवमेंट में रहती हैं, तो सिक्योरिटी के क्या हालात है? जो गाड़ियाँ इन आउट होती हैं उनका बैलेंस किस तरह बरकरार रखा जाता है? कौन गाड़ी कितनी देर रुकी, उसमें कौन सा मरीज़ आया, या जो मुख्तलिफ कैब्स जा रही हैं वो कितनी विजिट की, उसका कैसे डेटा इकट्ठा होता है? देखिए ऐसा है कि पहले हमने जो कार पार्किंग था वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ था एक कंपनी को, उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत थी, ओवर चार्जिंग की भी शिकायत थी, उनके मिस बिहेवियर की भी शिकायत थी। उसको हमने टर्मिनेट किया और उसकी जगह हमने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐड में दिया, अब वो इन प्रोसेस है। इस वक्त जो कार पार्किंग है वो हमारा अपना अमला डील कर रहे हैं, हमारा अपना अमला डील कर रहा है। 2-3 किस्म के लोग आते हैं, मतलब गाड़ियाँ आती हैं, एक वो होती हैं जो जिनमें पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, दूसरे वो तो पेशेंट को उतारेंगे और वो चले जाएंगे, दूसरे हमारे अपने डॉक्टर्स होते हैं वो हैं, और तीसरे विजिटर्स होते हैं, जो विजिटर्स आते हैं लोग अपने के लिए। तो इन मुख्तलिफ के लिए कार पार्किंग की हमारे पास सच बात मैं आपको बताऊं तो आपने खुद भी देखा होगा कि गुंजाइश बहुत कम है, और हमने गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट भी की है, गवर्नमेंट को एक हमने लिख के भी भेजा है कि BBH को कुछ चीज़ों की बेतहाशा ज़रूरत है। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत कार पार्किंग का है। हमने उन्हें ये सजेस्ट किया है कि आप हमें यहाँ पे जैसे म्यू हॉस्पिटल में सर्जिकल टावर है और डायग्नोस्टिक टावर है, आप वो टावर्स हमें बना के दे दें, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं, एरिया हमारा उतना नहीं है। तो जो डायग्नोस्टिक टावर होगा या जो ट्रॉमेटिक टावर होगा या जो ऑपरेशन थिएटर का ये टावर जो बनेंगे, तो उनकी बेसमेंट में हमने ये कहा है कि आप पार्किंग रखें, ताकि हम एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, ऐसा खाली पड़ा हुआ है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो उस वक्त तक तो थोड़ा सा ये कार पार्किंग का हैज़र्ड है, जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वो वहाँ पे खड़ी कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे पास हैं, यहाँ पे हमने 90 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जिस अस्पताल में रोज़ाना का एवरेज 15,000 के करीब पेशेंट आता हो, थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन वहाँ पे होता है, मतलब, लेकिन फिर भी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि जैसे प्राइवेट कंपनी आपने यहाँ पे रखी है, ठेकेदार लोग हैं जो पार्किंग की और गाड़ियों इन आउट को चेक करते हैं, अगर अल्लाह ना करे वो गाड़ी का मिसहैप हो जाए या कोई यहाँ से बाइक मिसहैप हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार पे आयद होती है? SOP में है आप? जी, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना किसी भी कंपनी के साथ, उसमें बाकायदा ये लिखा जाता है कि अगर हॉस्पिटल का कोई भी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ चोरी होगी तो FIR जो है वो उस फर्म के अगेंस्ट होगी, और उसका जो नुकसान है वो भी वही फर्म पूरी करेगी। इसी तरह जो हमारा सिक्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल से अगर खुदा ना खासा कोई चीज़ चोरी होगी तो वो FIR भी उन्हीं के ख़िलाफ़ होगी, और वो बाउंड होंगे वो चीज़ हमें या वो हमें बरामद करके दें या हमें वो रिप्लेस करके दें। ये बाकायदा इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पर्ची के ऊपर एक चीज़ लिखी होती है कि हॉस्पिटल के अंदर से अगर गाड़ी या कोई चीज़ चोरी हो जाती है, इस सूरत में हम जिम्मेदार नहीं है, गाड़ी खड़ी करने वाला अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करे, ये वो क्यों लिखते हैं? फिर SOP की खिलाफ वर्जी नहीं है या आपके नोटिस में नहीं कभी आया? पर्ची में बाकायदा ये लिखा जाता है कि वो देते हैं, और हमारे यहाँ से कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं। अब तो माशाल्लाह जब से हमने खुद अपना वो कंट्रोल किया है कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। पर्ची पे उनकी जो पर्ची है उस पे
वो बेशक वो लिखते होंगे, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाकायदा से ये लिखा जाता है। वो अपनी शायद स्किन सेव करने के लिए लिखते हैं या लोगों को वार्निंग देने के लिए लिखते हैं कि आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, मुतमईन ना हो, अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लास्ट फर्म थी उनको हमने तकरीबन मतलब मेरे टेन्योर में, उससे पहले भी मेरे टेन्योर में हमने उनको तकरीबन 90-95 हज़ार रुपया फ़ाइन किया उनका। और अभी भी जैनिटर्स का मैं आपको बता दूं, जैनिटर्स को हमने पिछले एक हफ्ते में 70,000 रुपया जुर्माना किया है, क्योंकि फ़ाइन की है, क्योंकि इन्हें हमने एरियाज अलॉट किए होते हैं। जैनिटर आउटसोर्स है, गवर्नमेंट पे करती है, करोड़ों में पे करती है, तो हम अफोर्ड नहीं करते कि हॉस्पिटल में गंदगी हो। तो अगर हम देखते हैं कहीं पे कि कोई ऐसी चीज़ है जो यानी अप टू डेट नहीं है या ये सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें उनको फ़ाइन करते हैं और वो जो बिल होता है उसमें से वो फ़ाइन डिडक्ट होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मैंने देखी भी है, सामने भी आई है कि हॉस्पिटल्स में इंतज़ार गाहें नहीं है, मुसाफिर गाहें नहीं है। शाम के टाइम लवाकिन जो राहदारियों में सोए होते हैं, एमरजेंसी की सूरत में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। इसके ऊपर आप लोगों ने कोई वर्क किया है कि हुकूमत से कोई ऐसी तजवीज़ दी है कि जैसे कि कोई मरीज़ों के जो लवाकिन है या 1-2 यहाँ रहते हैं तो उनके लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, वो रस्तों में लेटने के बजाय वो सब इंतज़ार गाहों में इंतज़ार करें? अच्छा, ये आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप एमरजेंसी देखें हमारी, तो एमरजेंसी के बिल्कुल सामने जो बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे पेशेंट के लिए, एमरजेंसी में जो जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए बाकायदा सिटिंग, बैठने का इंतज़ाम है, पंखे लगे हुए हैं, पानी लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप पीड्स में जाएं तो पीड्स के सामने, क्योंकि माएँ होती हैं, वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक वार्ड मुख्तस किया गया है जहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने वाली जो वालदा हैं, माएँ हैं, वो मौजूद होती हैं। अच्छा, फिर पीड्स के बाहर भी हमने एक इंतज़ाम किया हुआ है, टेंट एक लगाया हुआ है, उसके अंदर पंखे हैं, एग्जॉस्ट फैन है, लाइट है, सारी हैं। आप गायनी में चले जाएं, गायनी के बाहर भी एरिया है, अगर आप विज़िट करेंगे आप देख लेंगे, वहाँ पे भी पानी का बंदोबस्त है, पंखे हैं, कुर्सियाँ हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। लेकिन जितने ज़्यादा लोग आते हैं हॉस्पिटल में, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनके लिए इंतज़ार गाहें मज़ीद भी बननी चाहिए। और उसके लिए ये जैसे जैसे जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हमारी अभी कल ही कमिश्नर ऑफिस से एक टीम आई थी। कमिश्नर साहब ने तमाम हॉस्पिटल्स के लिए सेक्रेटरी साहब की एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर साहब की एडवाइस पे एक टीम बनाई है कि वो विज़िट करें हॉस्पिटल्स को, देखें उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी अभी कल ही उनके साथ मीटिंग हुई है, तो उन्हें हमने ये चीज़ें सारी कन्वे की हैं। अब इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ौरन होने वाली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडियम टर्म में होने वाली हैं, कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म में होने वाली हैं। तो वो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं। अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग, ये कमिश्नर साहब का ये ऑर्डर्स है कि ये मीटिंग जो है हफ्ते में ये 2 दफ़ा हुआ करेगी। तो ये अब चूँकि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हो गई है, हमारे सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ज़रूर। जी सर, जैसे आपने कमिश्नर साहब की बात की, लियाकतुल चट्टा साहब की, चट्टा साहब बहुत एक्टिव हैं, रावलपिंडी में उन्होंने बड़े वर्क किए हैं, रावलपिंडी के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, हॉस्पिटल्स पे उनकी बड़ी ज़्यादा नज़र होती है हर वक्त। तो कमिश्नर साहब चूँकि तरक्याती कामों को बहुत उसमें देखते हैं, आपकी एमरजेंसी वार्ड जैसे अभी मेंटेन हो रही है, फिर आपके मुख्तलिफ शोबाजात में मेंटेनेंस का काम जारी है, तो क्या उसके मुतबादिल जो इतने ज़्यादा मरीज़ आते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, कमिश्नर साहब का वी आर ग्रेटफुल टू हिम, ज़ाहिर है वो आते हैं, विज़िट करते हैं, हमारे मसाइल सुनते हैं। तो अभी कमिश्नर साहब ने 7 तारीख को विज़िट किया और हमारा तकरीबन पूरा हॉस्पिटल विज़िट किया। उनका विज़िट करने का मकसद ये था बेसिकली कि पेशेंट से देखा जाए कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या नहीं हैं। उसमें सबसे पहले तो आजकल जो पूरे पंजाब में एक इशू बना हुआ है कि एयर कंडीशनर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे
370 के करीब एयर कंडीशंस हैं, जिनमें से 345 100% ऑपरेशनल हैं। उन्होंने खुद देखा जाके, अच्छा उन्होंने खुद पेशेंट से पूछा जाके आप बताइए आपका इलाज कैसा हो रहा है। 2-3 मेन सवाल थे उनसे कि आप कब से यहाँ पे हैं, आपको मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको वाशरूम्स क्लीन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, लाइट यहाँ पे आपको हर वक्त अवेलेबल होती है, पंखे चल रहे होते हैं, एसीज। एंड कमिश्नर साहब खुद यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ के बैठ पे उन्होंने कहा कि मैंने 25-30 लोगों से पूछा है एंड आई एम रियली सरप्राइज कि सब लोगों ने पॉजिटिव हमें किया है, कि किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। और उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए ये बड़ी एक फ़ख्र की भी बात है और हैरानगी की भी बात है। तो कोशिश यही होती है, मतलब ज़ाहिर है गवर्नमेंट का जितना इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का जितना प्रेशर है, वो हम पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ कि जितना भी हम कर सकते हैं हम वो पेशेंट को सर्विस दें, उसको उसमें मतलब हमारी तरफ से कोई कोताही ना रहे, कोशिश यही होती है हमारी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद ताहिर रिजवी साहब से पूछेंगे मज़ीद ये आने वाले मरीज़ों के लिए क्या क्या सहूलियात ला रहे हैं और क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि हम मौजूद है आज BBH हॉस्पिटल के अंदर, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल है। ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। रावलपिंडी तकरीबन आधी से ज़्यादा रावलपिंडी को ये कवर करता है। रावलपिंडी का मुकम्मल मरीज़ों का बोझ ये उठाता है। और इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं जो MS हैं ताहिर रिजवी साहब, जो 24 घंटे मरीज़ों के लिए अपनी ड्यूटी पे होते हैं। और इनका अमला इनकी खुश अखलाक़ी की वजह से अच्छा वर्क कर रहा है। और अमले से अगर पूछा जाए तो अमला तमाम मुतमईन है अपने MS की तरफ से, चूँकि MS साहब की तरफ से किसी किस्म की सख्त रवैया नहीं अपनाया जाता। अमले के साथ अमला दोस्त रवैया अपनाया जाता है, जिसकी वजह से अमला अपना काम भी अच्छे तरीके से कर रहा है और एहसन तरीके से कर रहा है। 1-2 वाक़यात पेश आए हैं हॉस्पिटल की राहदारियों के अंदर, जिसमें गफलत अमले की नहीं पाई जाती। बाहमी रजामंदी से वो मामलात हुए हैं या गलती से हुए हैं। MS साहब से पूछेंगे वाक़या क्या था। सर ये बताएं कि जो अभी ज़्यादती का एक केस हुआ था जिसको गलत रंग दिया गया कि हॉस्पिटल के अंदर औरत के साथ ज़्यादती हुई और एक्सरे रूम के अंदर, एक्सरे रूम हॉस्पिटल की वैद वो ऐसी वो कमरा है, रूम है जहाँ पर हर वक्त रश रहता है। एक्सरे रूम के अंदर 1 सेकंड का टाइम नहीं होता, तो इतना बड़ा सानिया कैसे पेश आया? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें गौर करने की हैं। पहली बात तो ये है कि बकौल पुलिस के ये वाक़या 12 तारीख को हुआ दिन को 3 बजे, और जो उस बच्ची का जो मेडिकल करवाया गया वो 13 तारीख की रात को करवाया गया। हमें 12 तारीख को जो यहाँ के पुलिस चौकी है उन्होंने ज़ुबानी तौर पे ये बताया कि ये एक वाक़या पता चला है हमें कि इस तरह का यहाँ पे कोई वाक़या हुआ है। मैं फौरी तौर पे हॉस्पिटल आया, हमारी बाकी जितनी टीम थी हमने सारा कुछ किया वहाँ पे। तो हमें एक पता चला कि जी इस लड़के का नाम लिया जा रहा है। तो हमने फौरी तौर पे तो ये किया कि उस लड़के को हमने पीडा एक्ट के तहत हमने उसको सस्पेंड कर दिया और एक इंक्वायरी कमेटी हमने फौरी तौर पे बना दी। नेक्स्ट दिन जब वो बच्ची जो है, खातून जो है, वो आई कि जी मेरे साथ यहाँ पे इस कमरे में ये ज़्यादती हुई है, और ये बंदा था वहाँ पे, जो बंदा अपना रूटीन में काम कर रहा था। सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हॉस्पिटल से फारग हो गए हैं, आपको आना होता है, हाजिरी लगानी होती है। तो हमने फौरी तौर पे वो बच्चा जो है वो पुलिस के हवाले किया। हमने पहले से अपने तौर पे ज़रूर पूछा कि यार आप हमें सच बता दो, कोई ऐसी बात है कि नहीं। उसके बाद हमने अपनी जो CCTV फुटेज है, देखिए उसमें वो तकरीबन 3 बजे ये दोनों दाखिल होते हैं। दोनों दाखिल होते हैं, ना ये पर्ची के काउंटर पे जाते हैं,
ना ये किसी और जगह जाते हैं। ये इमरजेंसी के रश में से होते हुए एक्सरे रूम्स की तरफ जाते हैं। अब एक्सरे रूम से लेके फिर ऊपर एक हमारा रैंप जा रहा है जो आर्थो में होता है। तो ये एक्सरे रूम में गए या नहीं गए, कहीं कहीं उनका रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ये जाता है ना कि मैंने एक्सरेस करवाने हैं या कुछ करवाना है, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है। उसके बाद ये दोनों बच्चे ऊपर आर्थो में चले गए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है वो सीसीटीवी में पुलिस के पास है, वो देख सकते हैं कि इस सारे टाइम के दौरान हमारे अमले का कोई भी बंदा उनके साथ नहीं है। वो दोनों लोग हैं जो प्राइवेट लोग, दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वो अपना मतलब इधर उधर घूम फिर रहे हैं। हमारा उसको कोई भी नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने इस चीज़ को बहुत सीरियसली है। ये इल्ज़ाम है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हम इसको डिफेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन की बेस पे। अपनी तरफ से हम कोई अपना नहीं देंगे कि जी हाँ जी ये हुआ है या नहीं हुआ। नो, वी हैव डिसाइडेड कि पुलिस अपना जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करे। हम पुलिस के साथ हर तरह से ताउन कर रहे हैं और जो भी पुलिस हमसे जो भी चीज़ मांगती है, जो भी चीज़ रिक्वायर होती है, वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, कल की खुदा जानता है, कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई या कोई ऐसा विटनेस सामने नहीं आया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो हमारा हॉस्पिटल का हो, कि यहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसा कोई अमल हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा मेडिकल उसका तकरीबन 24 घंटे लेट हुआ, वाकया आपकी जो वो नज़र में काफ़ी लेट गुजरा, तो इसमें क्या समझते हैं कि मेडिकल लेट होना और ये चीज़ें करना, इसमें वो जो लेडीज़ है वो उसके करदार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके मूवमेंट पे शक नहीं होता? देखिए, मैं 1993 से लेके और 2014 तक कलर सईदा में मेडिको लीगल काटता रहा हूँ। मैं इस शोबे में बहुत ज़्यादा वो हूँ। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं। जो सोशल मीडिया पे या जो लोग रेप कर रहे हैं, देखिए जब रेप होता है ना तो शोर मचाया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है। वहाँ पे मौजूद हमारा DMS थे, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ था, मतलब भरा हुआ था। 3 बजे इमरजेंसी फुल होती है, मतलब वार्ड के बाद एक गार्ड मौजूद होता है। तो बच्ची ने किसी से कोई बात नहीं की। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस पूरी फुटेज में इन दोनों ने किसी से कोई बात नहीं की है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हुई थी तो उन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज में, चलने फिरने में बहुत फ़र्क आ जाता है। ये पुलिस बेहतर जानती है, मेडिकल लीगल वाले बेहतर जानते हैं। तीसरी बात यह है कि आप 24 घंटे के बाद देखें, 3 बजे का वाक़या अगर 12 तारीख को, और आप 13 तारीख को आके 9, 10, 11 बजे रात को अगर मेडिकल लीगल करवा रहे हैं, तो आप किसी वकील से भी पूछ सकते हैं, किसी जज से भी पूछ सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं। ये मतलब मैं अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उसमें कौनी पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा शकूक भी आ जाते हैं उसमें। तो बहरहाल हमने फिर भी ये मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और उसके बाद पुलिस इसको देख रही है सारे को, जो भी वो फाइंडिंग होगी उसके मुताबिक होगा। अगर हमारा जो लड़का जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वो हुआ सस्पेंड तो हो चुका वो पीडा के तहत, तो वो टर्मिनेट भी हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें अस्पतालों में माएँ बहनें जो आती हैं वो खुदा न खास्ता इस तरह का रवैया अगर उनके साथ कोई करता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो सर ये बताएं, जो मेडिकल की बात, आपको मेडिकल इसी हॉस्पिटल से हुआ है या किसी और से हुआ है, या मेडिकल बोर्ड बैठा है इसमें? नहीं, मेडिकल हमारे ही हॉस्पिटल से हुआ है, हमारे ही लेडी डॉक्टर ने मेडिकल काटा है, कोई बोर्ड वगैरह अभी नहीं बैठा उसका। जी, रूटीन वाइज जैसे वकूओं का जी, रूटीन वाइज जैसे चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि इस टाइम प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के आपने के हॉस्पिटल में गार्ड्स जो पुलिस के अलावा ड्यूटी सारे अंजाम देते हैं, तो इनमें अक्सर जगह पे देखा गया है कि अनट्रेंड गार्ड मौजूद
मौजूद होते हैं जिनको असला चलाने की ट्रेनिंग नहीं होती या वो पाक फौज से रिटायर लोग नहीं होते, तो इन लोगों को अगर आप लोग कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि वो जो गार्ड वाला ट्रेंड है कि नहीं? क्योंकि हॉस्पिटल में आने वाला मरीज़ के साथ हाल यकीन जज्बाती होता है। जब मरीज़ तकलीफ़ में होता है तो उनके जज्बात वो निकल रहे होते हैं। तो ना खुशगवार वाक़या पेश आने के बचाने के लिए आप लोग क्या उस पर करते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा टाइमली क्वेश्चन किया है। इस पे ये सिर्फ BBH का मसला नहीं है, पूरे पंजाब का मसला है। गवर्नमेंट ने हमें 2 दिन पहले एक एडेंडम दिया है। एडेंडम से मुराद ये है कि कुछ श्योरिटीज़ हमने इनसे लेनी है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी होती हैं। उसमें ये लिखा होता है कि आपके अगर 100 लोग हैं तो इसमें से इतने % आर्मी के रिटायर्ड होंगे, इतने % के पास कोटा दिया जाता है, इतने % के पास वेपन्स होगा, इतने % लोगों के पास मेटल डिटेक्टर होगा। ठीक है, ये सारा उसमें लिखा होता है। अब जो गवर्नमेंट ने चीज़ ऐड की है उसमें वो ये की है कि इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। पहले ज़ुबानी होती थी या रजिस्टर पे मैनुअल होती थी। अब ये सुबह आते हैं, कैमरे के सामने जाते हैं, इनकी तस्वीर कैमरा लेता है ऑटोमेटिकली और वो पूरे पंजाब में चली जाती है। गवर्नमेंट ने एज स्पेसिफाई कर दी है कि आपका 45 से ऊपर कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जी आप इनका मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल भी हम करवा लें, जी, चूँकि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी एग्जैक्टली, क्योंकि ये कंपनी हमारे पास अभी तकरीबन 4-5 रोज़ हुए नई आई है। पिछली को हमने मतलब उसका काम ठीक नहीं था, उसका हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। तो ये कंपनी इससे एडेंडम साइन भी कर दिया है। आप अगर फिर के देखेंगे कभी इनके वो कुछ लोग, क्योंकि पूरे 90 अभी 3-4 दिन हुए हैं अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो कुछ तो पुराने इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी 85 to 90% के पास नए लोग आ गए हैं। उनका यूनिफॉर्म भी आप चेक करें, उनके शूज़ चेक करें, उनकी अलर्टनेस चेक करें, तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। और इस लुक से दूसरे बंदे पे भी एक इम्प्रेशन जाता है। एक बूढ़ा बाबा है बेचारा, ना जो कुर्सी से उठ के बैठ नहीं सकता और वो सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ था, उसकी किसी ने क्या सुननी या क्या माननी, तो ये चीज़ होती है। तो इसका गवर्नमेंट ने भी नोटिस दिया है, गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और हम वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो भी कर रहे हैं। और वो आज ही, बल्कि आपके आने से तकरीबन आधा घंटा पहले, वो दोनों कंपनी से एडेंडम हमने साइन करवा के सिक्योरिटी वालों से और जेनेटर वालों से भी, तो वो भी हमने भेज दिया है गवर्नमेंट को। अच्छा सर, जैसे पब्लिक आपके बाहर ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आपने हॉस्पिटल की खूबसूरती में भी काफ़ी इजाफा करता है। ग्रीन एरिया के अंदर भी जो खारदार तारों के अंदर भी लोग घुस जाते हैं, वहाँ पे भी पड़े होते हैं रात को। राहदारियों में भी आगे भी मैंने आपको किया सवाल कि वो लोग होते हैं, तो यहाँ पे अक्सर उनके मोबाइल्स यही चीज़ें गुम हो जाती हैं, चूँकि वो रोड पे सोए होते हैं। तो इसके लिए क्या SOP बनाई है आप लोगों ने कि अगर वो लोग कंप्लेन करते हैं तो इसमें जो सिक्योरिटी कंपनी है उसको इन्वॉल्व किया जाता है, जनरली वो उनका इशू होता है? देखिए, 2 किस्म के इश्यूज़ हैं। एक वो पेशेंट, एक वो लोग हैं जो हमारे पास पेशेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो इमरजेंसी है, चाहे वो OPD है, चाहे वो इंडोर है। अगर तो देखें वहाँ से कोई चीज़ चोरी होती है तो वहाँ से हॉस्पिटल जिम्मेदार है उस चीज़ का। अब जैसे आपने ग्रीन एरिया का जिक्र किया है, आपने देखा हमारा ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और दिन में तो कम से कम वहाँ पे, मतलब मैं 6-7 बजे शाम को यहाँ से जाता हूँ तो मैंने कभी किसी को वहाँ पे सोए हुए नहीं देखा। अगर लेट नाइट कोई अगर ऐसी चीज़ होती है तो हमने अपने पुलिस चौकी वालों को ये ख़ास तौर पे कहा है कि आपने अपने तौर पे राउंड करना है, रात को अपने तौर पे राउंड करना है और देखना है अगर आपको कोई इस तरह का मशकूक शख्स मिलता है तो आप फौरी तौर पे उसके अगेंस्ट जो है ना वो एक्शन लें। लेकिन ये चीज़ ना भूलिए, मेन मरी रोड है, आना जाना लोगों का बेतहाशा है, सबसे मसरूफ़ तीन रोड है और हर एक को इस तरह चेक करना मुश्किल होगा। ये आप इसको बेशक डिलीट कर दीजिएगा, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि जो मौत से हैं हमारे पंजाब के, उनकी तरफ से हमें एक तस्वीर आ गई, एंट्री गेट पे एक गाड़ी
आगे खड़ी है छोटी और एम्बुलेंस उसके पीछे खड़ी है। किसी ने वो तस्वीर लेके भेज दी तो मोहसिब साहब ने हमसे एक्सप्लेनेशन मांग ली कि जी एम्बुलेंस को वेट क्यों करना पड़ रहा है। अब इतना सा भी मतलब लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो ज़ाहिर है गाड़ी जो अंदर होती है उसको टिकट देना होता है, सारा कुछ करना होता है। और एम्बुलेंस तो मैंने खुद भी देखा बाहर अलग ट्रैक बना, अलग ट्रैक बना, जी बिल्कुल। और एक चीज़ डॉक्टर साहब आपका बहुत आपने एक सवाल मेरे जहन में था, एक एम्बुलेंस होती है, एक डेड बॉडी कैरियर होती है। हाँ जी, तो इन दोनों में फ़र्क है। हाँ, एम्बुलेंस इमरजेंसी की सूरत में मरीज लाती है और डेड बॉडी वाले जो है उन्होंने प्राइवेट एक अपना बिजनेस नया बाहर खड़े हैं, इसमें भी आप एक वजाहत कर दें। देखिए इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ना जो एम्बुलेंसेस हैं या जो 1122 है वो सिर्फ इंजर्ड पेशेंट को लेके, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कोई भी गाड़ी आपको हॉस्पिटल के अंदर खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी हैं मतलब वो हमारी डोमेन से बाहर है। मतलब उसमें आप एक चीज़ ये ज़रूर माइंड में रखिए, वो ठीक है पैसे भी लेते होंगे, सारा कुछ करता होगा, लेकिन मरीज़ दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, गिलगित से लेके और चकवाल से लेके और जेहलम से लेके, और उनके लिए डेड बॉडी लेके जाना यकीनन एक मुश्किल बात होती है। तो ये इन अ वे एक पेशेंट के लिए सहूलत भी है, एक डेड बॉडी के लिए, लेकिन अगर वो उसका मिस यूज़ करते हैं तो वो उनका अपना ज़र्फ है, वो मतलब उस पर हॉस्पिटल का कोई मतलब कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे। तो जो डेड बॉडी कैरियर की गाड़ियाँ होती हैं, आया कि आपकी तरफ से या हुकूमत की तरफ कभी ऐसी एडवाइस नहीं आई कि उनके ऊपर कुछ स्टिकर लगा दिया जाए कि अगर इमरजेंसी की सूरत में एक एम्बुलेंस आई है और एक डेड बॉडी कैरियर अंदर आती है तो जो इमरजेंसी एम्बुलेंस है उसको रास्ता देना जरूरी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी रेगुलर जो है ना ये सारी रजिस्टर्ड हैं। 1122 के साथ तमाम एम्बुलेंसेस जो पेशेंट को कैरी करती हैं वो 1122 के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ये प्रैक्टिस आज से कोई 8-10 साल पहले हुई थी। गवर्नमेंट इस पे मतलब वो लिए वो तमाम रजिस्टर्ड है, उन पे लिखा होता है 1122 वो रजिस्टर्ड है। तो ये नहीं हो सकता कि प्राइवेट लोग वो अपना खर्चे, इवन जो ये छिपा है या जो आपके जो ईदी होगी ये भी सारी रजिस्टर्ड हैं। जो दूसरे शहरों से आती हैं वो भी रजिस्टर्ड होती हैं, वो रजिस्टर्ड एम्बुलेंसेज होती हैं। ये जो डेड बॉडीज़ की आप बात करिए नॉन रजिस्टर्ड, इन पे कोई स्टिकर नहीं लगा होता, इन पे कोई नंबर नहीं लगा होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो वो एम्बुलेंस वाली जी उनके पास एक स्ट्रेचर होता है जिस पे उन्हें डेड बॉडी रखनी होती है और ले जाना होता है, बस सिर्फ इनके पास ये होता है और कुछ भी नहीं होता इसके पास। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद ताहिर रिजवी साहब से मज़ीद सवालात करेंगे और सवालों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हम बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो है MS साहब मौजूद हैं, ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर रिजवी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं और कुछ काम जारी भी हैं, उनके बारे में पूछेंगे। सर, जो MR है, जो आपके तरक्याती काम है, ये किस तरह जारी हैं और कितने अर्से तक जारी रहेंगे? अच्छा, मैं वैसे ये बता दूं कि मेरी पैदाइश इसी हॉस्पिटल की है। मैं 1965 में यहीं पे पैदा हुआ था, तो मेरी इस हॉस्पिटल के साथ एक ख़ास लगन भी है, मोहब्बत भी है। तो मेरी मतलब ये कोशिश है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी के काम करवा जाऊँ। 2-3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो पहले कभी नहीं थी और अब हुई हैं। ये पहले ये हॉस्पिटल 550 बेड पे रजिस्टर्ड था कि यहाँ पे टोटल 550 बेड्स हैं। जब हमें जो किसी भी हॉस्पिटल को जो बजट मिलता है और जो HR मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स, वो बेड्स स्ट्रेंथ के मुताबिक मिलता है। जब मैं यहाँ पे आया सितंबर-अक्टूबर में तो हमने देखा कि हमारे 1025 बेड्स हैं। अब आप ये देख लीजिए कि हमें बजट आधा मिल रहा था, 500 का बजट का 500। वो सेक्रेटरी साहब को अल्लाह खुश रखे, उनका एक विज़िट हुआ यहाँ पे मेरी मौजूदगी में ही रात 11-12 बजे। तो मैंने फ़ाइल तैयार रखी हुई थी उनके लिए। तो मैंने कहा सर मेरा आप देखें, हमारी सर्विसेज को देखें, सारा कुछ करें, लेकिन मेरा एक इशू आपने देखना है। उन्होंने कहा बताइए।
उनको मैंने वो फाइल बढ़ाई, मैंने कहा सर 1000 हॉस्पिटल का बेड है, 500 की SNE है, 500 का स्टाफ है, 500 का बजट है, 500 की दवाइयाँ आ रही हैं बेड्स के लिए। उन्होंने फ़ाइल मुझसे वो ली, लाहौर गए, उन्होंने वो टीम भेजी हमें स्पेशल, वो टीम आई, उन्होंने वो बेड काउंट किए, उन्होंने वो बेड काउंट किए 968, हमारा फिर भी उनके साथ कही यार 1000 है, बहरहाल 968 वो करके चले गए। 968 बेड नोटिफाई जब हो गए तो अब हमने गवर्नमेंट को पूरा एक प्लान भेजा है कि अब आप हमें बजट और HR 968 बेड्स के मुताबिक दें। आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे अगर हमें अभी 1 अरब रुपया बजट सालाना मिल रहा है तो वो 2 अरब मिल जाएगा। अगर हमें 10 डॉक्टर्स मिल रहे हैं तो वो 20 डॉक्टर्स मिल जाएंगे, 10 मतलब डबल हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ये एक काम था। दूसरा ये था कि SSP का जो सेहत सहूलत प्रोग्राम का था वो हमारे, जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ 20 पेशेंट लोग जो थे ना, % लोग, वो SSP पे उनको सहूलतें मिल रही थी। उसको हमने बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ऊपर हम चले गए हैं। और अभी हम 1 महीने में एवरेज जो गवर्नमेंट को जो 60% 65% जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो आप देख लें कि 1.5-2 करोड़ रुपया होता है, जो कि पहले 10 महीने में इतना नहीं था, वो हम 1 महीने में कर रहे हैं। एक तो ये बात। तीसरा, वी आर ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट कि उन्होंने हमारी इमरजेंसी, अगर आपने पहले देखी हो तो उसकी क्या हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, स्टंट कर दी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें 14 करोड़ रुपया दिया एंड वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि, और वो 14 करोड़ रुपया आपको लगा हुआ नज़र आएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि वो जो है, और बहुत कम टाइम में 2-2.5 महीने में ये सारा काम किया है। CNW के भी हम ग्रेटफुल हैं। तो आपकी इमरजेंसी बिल्कुल एक नया लुक आ गई है, बेड्स नए हैं, ACs नए हैं, पंखे नए हैं, यानी हर तरह से मतलब चीज़ें नई हो गई हैं वहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने एक और हम पे बड़ी मेहरबानी की है कि जो हमारा OPD ब्लॉक है, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो तो कुछ बेहतर हालत में है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो बहुत बुरी हालत में है, बेहद बुरी हालत में है। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें तकरीबन 16.5 करोड़ रुपया जो है ना वो अप्रूव कर दिया है। और इसके लिए भी हम गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है वो, और इसी माली साल में ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट की है, 30 करोड़ रुपए की हमने गवर्नमेंट को स्कीम भेजी है कि आप हमारा जो इक्विपमेंट है, बहुत पुराना इक्विपमेंट है, नया इक्विपमेंट नहीं ख़रीदा गया, बहुत अरसा हो गया है। 30 करोड़ रुपए का जो हमारा इक्विपमेंट ऑलरेडी चल रहा है वो अपनी लाइफ समझे पूरी कर चुके हैं, उसको हम धक्के दे के चला रहे हैं। तो वो अल्लाह ने किया है कि वो गवर्नमेंट ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर काम हो रहा है। वो हमने मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, वो भी वो केस लेके गए हैं। तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता इस तरह इम्प्रूव हो रही हैं। तो जाहिर है एकदम तो हर चीज़ चेंज नहीं हो जाती, लेकिन चीज़ों के पीछे पढ़ना पड़ता है, दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है कि यार ये चीज़ हमारी जेन्युइन है, ये आप हमें करके दें। तो हमें उम्मीद है कि 1-8 साल में इस हॉस्पिटल की शक्ल बदल जाएगी। और जो हमने ख़ास तौर पे जो ट्रॉमा सेंटर के लिए हमने कहा है, मल्टी स्टोरी ट्रॉमा सेंटर, और जो डायग्नोस्टिक मल्टी स्टोरी डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वो तो आप ये समझेंगे जैसा म्यू में सर्जिकल टावर है या इस तरह है, तो वो तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी रावलपिंडी के अवाम के लिए। मतलब ये बहुत बड़ा एक सहूलत हो जाएगी पेशेंट्स के लिए। अच्छा सर, जैसा आपने सहूलियात का भी कहा, सारा कुछ का एक बड़ा अहम इशू है हेल्थ इशू। हॉस्पिटल के अंदर आपकी एक कैंटीन मौजूद है और उससे पूरे हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए, उनके लैकीन के लिए भी खाना जाता है। कुछ लोग घर से लाते हैं, कुछ यहाँ से लेते हैं जिनकी एक्सेस नहीं है। तो आपने वहाँ पे क्या चेक एंड बैलेंस रखा है, वहाँ पे हाइजेनिक है कि नहीं है, और बाकी क्या क्या वो किस तरीके से दे रहे हैं, और रेट्स क्या है? अमूमन इन जगहों पर 5 रुपये 10 रुपये चीज़ महंगी दी जाती है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? अच्छा, इसका जब हम राउंड करते हैं ना तो अब अपनी तो उन्होंने लिस्ट लगाई होती है कि जी ये इसका ये रेट है, ये रेट है। ये भी सिर्फ मैं आपको 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं इमरजेंसी का राउंड कर रहा था तो वहाँ पे एक बच्चा आया मेरे पास,
12-14 साल का बच्चा था। उन्होंने कहा सर इन्होंने कीमत बर्गर की 100 रुपया लिखी हुई है और मुझसे 120 रुपया लिया है। मैंने कहा बेटे आपके पास कोई वो है? उसे मैं ले गया, मैंने कहा तुम पहले तो इसके सारे पैसे वापस करो और 10,000 रुपीज़ उसको फ़ाइन किया जो हमारे रिकॉर्ड में है। हमारे पास जब भी हमारा DMS है वो इस चीज़ को मॉनिटर करता है, लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि ये सारे पेशेंट्स जितने भी हॉस्पिटल में आते हैं ये इस कैंटीन के ताबे नहीं हैं। सर यहाँ पे सैलानी वाले हैं, वो दिन में 2 दफ़ा लोगों को खाना देते हैं मुफ्त फ्री। यहाँ पे रोटरी क्लब वाले हैं, वो दिन में 2 दफ़ा खाना देते हैं, फ्री देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये भी बहुत अरसे चल जाए। एक हमारा मेन जो हॉस्पिटल का जो किचन है वो जो चला रहे हैं, उन्होंने मना किया हुआ है, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं कि आपने मेरा नाम कहीं नहीं करना। वो जितने भी हमारे इंडोर पेशेंट्स हैं उनके लिए नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सर वो ये अरेंज करते हैं। जगह उन्हें हमने प्रोवाइड की हुई है, गैस वगैरह, बिजली वगैरह वो हम देते हैं, लेकिन चीज़ें वो अपनी लाते हैं। स्टाफ उनका अपना है तकसीम वाला, जो हमारे कुक्स हैं वो भी हमने उन्हें दिए हुए हैं। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक कोई कैंटीन है तो वही सारा कुछ कर रही है, बल्कि वो हमसे गिला करते हैं कि जी आप प्राइवेट लोगों को, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं इनको लाते हैं तो हमारा बिजनेस डिस्टर्ब होता है। तो हमने कहा जी वी आर सॉरी, ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट का काम है, इसको तो हम कभी भी नहीं रोक सकते। अगर आपको यहाँ पे लॉस है तो आप यहाँ से चले जाएं। सिंपल सी है, अवाम की खिदमत पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आसानी पहले अवाम की और खिदमत पहले अवाम की। सर दूसरी तरफ सफाई के ऊपर चले जाएं कि हॉस्पिटल के अंदर देखा जाता है हर वक्त सफाई का अमला अलर्ट खड़ा होता है, वो हर वक्त सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, बाथरूम्स के हवाले से जाएं, बाथरूम्स के बाहर की सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होते, लेडीज़ बाथरूम के बाहर नहीं है। आपके हॉस्पिटल में क्या है? देखिए वाशरूम पे गवर्नमेंट ने ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दी है और ज़ाहिर है होना भी चाहिए। अभी जब लास्ट टाइम जो मैं कमिश्नर साहब की आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, कुछ तो हमने जो 16-14 करोड़ रुपया हमें मिला, इसमें हमने वाशरूम्स तकरीबन 60 के करीब हमने वाशरूम्स बिल्कुल नए करवाए हैं उनसे। जो अभी 165 मिलियन और हमें मिलेगा OPD साइड का, उसमें भी हम वाशरूम करवा लेंगे। लेकिन वहाँ पे उस कमिश्नर में एक्सियन साहब भी मौजूद थे और उन्होंने एक्सियन साहब को डायरेक्शन दी है कि आप पूरे हॉस्पिटल BBH के, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा जैसे भी है फंड जहाँ से अरेंज करने हैं मुझे बताएं, आप तमाम वाशरूम्स को जो है ना वो उनकी वो रीवैम्पिंग करें, उनको रिपेयर करें, कोई ख़राब है कुछ है वो आप उनको रिपेयर करें। तो ये भी बड़ी बात है। वाशरूम्स हमारे कमिश्नर साहब ने, मैं दोबारा आपको कहूँगा, अभी CM साहब भी होके गए हैं, उन्होंने भी वाशरूम्स देखे हैं। CM साहब का नाम लेना मुझे मुनासिब नहीं समझता, ये उनका वो नहीं है, लेकिन ACs आते हैं, कमिश्नर्स आते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, VC साहब आते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। 1, 2, 3, 4% कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, लेकिन ओवरऑल पेशेंट के वाशरूम जो है ना उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी हो जाएगी। अच्छा सर, एक और आए, पूरी दुनिया वबा की गर्ज में है, कोरोना, डेंगी, ये बहुत सीज़न वाइज जो डेंगी उसका एक सीज़न होता है, तो डेंगी की हंगामी सूरत हाल जब कभी एकदम डेंगी ऊपर चला जाता है, डेंगी के मरीजों में इजाफा हो जाता है, उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या हंगामी इंतजाम किए होते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा डेंगी में इजाफा होता है तो आप लोगों को बस क्या क्या सुनिए? देखिए इस वक्त अभी डेंगी का सीज़न ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है या होने वाला है, तो हमने 45 बेड्स का एक पूरा वार्ड उनके लिए मुख्तस कर दिया है, 10 बेड्स का ICU और 8 बेड्स का HDU। यानी ये मुख्तलिफ पेशेंट की कैटेगरीज होती हैं, कोई ज़्यादा सीरियस होते हैं, कोई कम सीरियस होते हैं, कोई, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन ये वो हॉस्पिटल है कि जिसमें एक वक्त में 350 से ज़्यादा पेशेंट्स भी हमने मैनेज किए हैं। तो हम जैसे जैसे पेशेंट्स की तादाद बढ़ती है तो हम जिस तरह डेंगी वार्ड के सामने आई वार्ड है, ENT वार्ड है, उनको हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगहों पे और वो तकरीबन 100 बेड वहाँ पे है। तो एक कॉन्टीजेंसी प्लान पूरा बना हुआ है कि हमारे पास इतने पेशेंट आएंगे तो वो इस जगह पे रहेंगे, अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इस वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा होंगे
जाएंगे तो वो कॉन्टीजेंसी प्लान हमने गवर्नमेंट को जमा भी कराया हुआ है, वो हमारे पास मौजूद भी है। तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त भी हमारी एमरजेंसी में भी सीपी काउंटर लगा हुआ है, डेंगू काउंटर है, ओपीडी में भी है, वार्ड में भी है। कोई भी सस्पेक्ट आता है उसका फौरी तौर पे हम सीपी करवाते हैं। कोई सस्पेक्ट होता है, इस वक्त आप ये देख लीजिए कि अभी तक हमारे पास तकरीबन 150-200 के करीब सस्पेक्ट आ चुके हैं और 23 कंफर्म पेशेंट आ चुके हैं डेंगू के अभी तक। ये कल तक का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। और वो 23 1-2 दिन ठीक थे, स्टेबल थे, वो रह के तो वो चले गए। अभी तक एडमिशन 1 या 2 रोज़ के लिए हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो हमारे पे अभी शुक्र है अल्लाह का कोई ऐसा बर्डन नहीं है। लेकिन BBH 2011-12 से जब से ये डेंगू है तो ज़ाहिर है इन्हीं हॉस्पिटल से मैनेज करना है, तो उनका पूरा एक प्लान है, वो मतलब उसको फॉलो करते हैं उसको। अच्छा सर, एमरजेंसी में जैसा आपने कहा कि दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं, चेकअप एमरजेंसी काउंटर एक होना चाहिए, ज़्यादा सीरियस पेशेंट जो आ जाते हैं उनकी पर्ची के लिए खड़ा होना या वेट करना मुश्किल होता है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, एमरजेंसी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं मरीज़ों को, वो उसका क्या चेक एंड बैलेंस है कि जो डॉक्टर साहबान ने दवाइयाँ लिखी हैं वो आगे जो मेडिकल स्टोर का अमला है वो मुकम्मल देता है या नहीं देता, इसके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है? देखिए, ये जो आपने बात की है ना पेशेंट लाइन में खड़ा होना, या वो हमने एक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे एक कोड ब्लू, एक वर्ड है CODE, कोड ब्लू। अगर कोई सीरियस पेशेंट आ गया जिसे फायर आर्म लगी हुई है, चाकू लगा हुआ है, तो हम कोड ब्लू अनाउंस कर देते हैं। कोड ब्लू का मतलब ये है कि एक कमरा उसका हमने अलग रखा हुआ है जिसमें इक्विपमेंट पड़ा हुआ है कि वहाँ पे जैसे ही कोड ब्लू अनाउंस होगा तो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, टेक्नीशियन, नर्सेज, स्पेशलिस्ट जो भी मतलब कोड ब्लू के अंदर आते हैं, वो फौरी तौर पे वहाँ पे वो पेशेंट लाइन वाला नहीं होगा, उस पेशेंट का लाइन से कोई तल्लक नहीं है। वो फौरी तौर पे CMO बिल्कुल उसे कोड ब्लू डिक्लेयर करेगा और वो सीधा कोड ब्लू रूम में जाएगा और वहाँ पे स्टाफ विद इन 1-2 मिनट के उसमें होता तो यही है, अंदर ही सारा स्टाफ होता है, 1-8 मिनट के अंदर पहुँच जाता है और वो अपना वहाँ पे पहुँच जाता है। दूसरी बात ये है कि जो इमरजेंसी में मेडिसिन है, देखें वो पेशेंट के सामने दवाई, पेशेंट को इमरजेंसी से घर के लिए दवाई नहीं मिलती, ये प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा। घर के लिए दवाई OPD से मिलती है। इमरजेंसी में इंजेक्टेबल्स होते हैं, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है वो वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। और जो ले जाने की इजाज़त नहीं, आउटडोर में, जी एग्जैक्टली, तो वो बाहर जाने की वो इजाज़त नहीं होती, वो वहाँ से बाहर जाती है और ना उसका कोई कॉन्सेप्ट है। वो वहीं पे डॉक्टर वहीं पे लिखता है, वहीं से स्टाफ नर्स इंडेंट करके, बिल्कुल फार्मेसी भी इमरजेंसी के अंदर ही बनी हुई है, वहीं से वो दवाइयाँ ला के वहीं से वो डिस्पेंस कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और एक सवाल है जो काफ़ी इश्यूज़ भी उसके ऊपर बने हुए थे। अभी पिम्स हॉस्पिटल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इशू बना था, मेडिकल वेस्टेज। हाँ, मेडिकल वेस्टेज एक बहुत बड़ा इशू है। जो हॉस्पिटल के अंदर सफाइयाँ करने वाले लोग हैं, ये उनको किसी भी छुपा के किसी जगह पे इकट्ठा करते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं। आपने मेडिकल वेस्टेज को तल्फ करने के लिए क्या सहूलियात यहाँ पर दी? देखिए, 2 किस्म के वेस्ट होते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस वेस्ट, ठीक है, एक होता है जनरल वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट वो है जैसे कि सिरिंज है, टीका लगा है या टीका है या कोई सर्जिकल ब्लेड है या ब्लड बैग है, ये इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। दूसरा होता है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट जो है ना, वो हमारा RDA के साथ वो है, RDA वाले रोज़ाना शाम को दिन में 2 दफ़ा आते हैं और वो यहाँ से ले जाते हैं। वो जो इन्फेक्शियस वेस्ट है वो पहले हमारा जाता था होली फैमिली में, वहाँ पे इंसिनरेटर लगा हुआ था। अब उसका कुछ इशू आ गया, क्योंकि गैस का प्रेशर कम हो गया है, तो अब वो हमें एंटरटेन नहीं कर रहे। पहले वो DH को भी करते थे, हमें भी करते थे। इंसिनरेटर हमारे पास नहीं है तो वो हम बेचते थे वहाँ पे। अब हमने इसका जो है वो एक MOU साइन किया है, एक रवात से आगे एक प्राइवेट फर्म है, वो 40 रुपीज़ पर kg के हिसाब से हमारा
उनके साथ हुआ है, उनकी अपनी गाड़ी आती है और वो एयर कंडीशनड गाड़ी होती है, उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है। तो हमारा एक यहाँ पे येलो रूम बना हुआ है, हमारा सारे हॉस्पिटल से वो इन्फेक्शियस जो मटेरियल है वो येलो रूम में जाता है, और वो उनकी जो गाड़ी आती है वो येलो रूम से उसको वेट करती है कितना उसका वेट है, और वो वेट हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। वो वहाँ पे रवात के आगे वो ले जाते हैं, वहाँ पे इंसिनरेट कर देते हैं, उसको ज़ाया तल्फ कर देते हैं। वो रजिस्टर्ड कंपनी है, रिलायबल कंपनी है वो, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स का कर रही है। तो ये मतलब इन्फेक्शियस वेस्ट सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है वो आपने ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ख़ास तौर पे, ये पुरानी सिरिंजों से वो करके। तो जो सिरिंजेस होते हैं उनके लिए तो बॉक्सेस होते हैं, वो डायरेक्ट बॉक्स में जाती हैं और वो बॉक्स डायरेक्ट जो है ना वो येलो रूम में चला जाता है, उसके खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये वेस्ट के लिए ये हम इस पे गवर्नमेंट भी मतलब काफ़ी वो है सेंसिटिव है, हम लोग भी सेंसिटिव हैं, तो इसको कर रहे हैं। मतलब इसको हमने MOU साइन कर लिया है, हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट इंशाल्लाह यहाँ से कोई बंदा आउट नहीं हो सकता सर, ऐसे नहीं है ये। मतलब मैं ये 100% दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी 100% कोशिश ही होती है कि सारा हमारा येलो रूम में कलेक्ट हो हर जगह से, और से कि गायनी का वार्ड है वहाँ से वेट किया जाता है कि 2 किलो है 4 किलो है, वो वहाँ रजिस्टर में एंटर होता है और वो उतना जाता है, फिर पूरे हॉस्पिटल का वेट किया जाता है और उस वेट को कंपेयर किया जाता है कि ये उतना ही है कि नहीं है। तो बस इस तरह के मुख्तलिफ चेक्स हैं, और इस हर एक्टिविटी के लिए हमने एक DMS नॉमिनेट किया हुआ है। तो वो DMS की अपनी एक टीम होती है, वो इन चीज़ों को देख रही होती है, वो हमें रिपोर्ट कर देती है। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के जो MS हैं डॉक्टर तैयार रिजवी साहब के साथ। डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल्स के बारे में भी बताया, सहूलियात के बारे में बताया, मरीज़ों को किस किस चीज़ पर अमल करना चाहिए वो भी बताया, और हॉस्पिटल में क्या तरक्याती काम हो रहे हैं उसके ऊपर भी बताया। अपने मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए लाने के बाद।